हेलो फ्रेंड, डीएनए स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम मस्तिष्क का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, मध्य मस्तिष्क। कल हमने अग्र मस्तिष्क पढ़ा था और आज मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। मध्य मस्तिष्क मैंने आज ये बोर्ड पे पहले उतार लिए हैं क्योंकि हमारी अपनी वीडियो क्या है लंबी, थोड़ी क्लास लंबी हो जाती है, जिस वजह से क्या है थोड़ा लोग प्रॉब्लम आती है देखने में भी और थोड़ा समय भी लगता है। तो मैं इसी के लिए मैंने क्या पहले तो उतार लिया है थोड़ा, ताकि आपका क्लास भी ज़्यादा लंबी नहीं हो और अपना टॉपिक भी कवर हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क कहाँ वो पाया जाता है? ये हमारा अग्र मस्तिष्क आगे की तरफ हमने कल पढ़ा था। अग्र मस्तिष्क ये आगे की तरफ पाया जाता है और मध्य मस्तिष्क हमारी ये यहाँ ऊपर की साइड यहाँ पे होता है और पश्चिम मस्तिष्क हमारे पीछे की साइड में होता है, उसे पश्चिम मस्तिष्क में होता है। ठीक है, तो मध्य मस्तिष्क में क्या क्या होता है देखते हैं हम। मध्य मस्तिष्क में दो जोड़ी लोब पाए जाते हैं। मध्य मस्तिष्क में क्या है, दो जोड़ी लोब पाए जाते हैं जिसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, अब दो जोड़ी लोब हो गई, तो एक तो हो गई एक जोड़ी कौन सी? ऑप्टिकल लोब। एक जोड़ी ऑप्टिकल लोब हो गई और एक जोड़ी कौन सी होगी? ऑडिटरी लोब। अब ये ऑप्टिकल लोब क्या कार्य करती है? ऑप्टिकल लोब देखने का नियंत्रण करती है। ठीक है, और एक जोड़ी ये ऑडिटरी लोब क्या करती है? ऑडिटरी लोब जो है सुनने का कार्य करती है, सुनने का नियंत्रण या नियमन करती है। ठीक है, और अब ये हो गए। ठीक है, ये देखने का और सुनने का नियंत्रण कौन करता है? हमारे ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। याद रखिएगा, जो देखने और सुनने का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, मध्य मस्तिष्क में। उसके बाद में हम आते हैं तीसरा, पश्चिम मस्तिष्क, जो हमारे ये पीछे वाला वो भाग होता है, इसे पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, और पश्चिम मस्तिष्क में भी हमारे इसमें वो पाए जाते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। ये बाहर पाया जाता है, उसे मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। इसमें पोन्स भी पाया जाता है। ठीक है, और अनुमस्तिष्क भी होता है। इसमें तीनों, इसमें पश्चिम मस्तिष्क के भाग हैं तीनों। ठीक है, तो पश्चिम मस्तिष्क, इसका कार्य क्या है? शरीर का संतुलन बनाना है। पश्चिम मस्तिष्क का कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाना होता है। जैसे मान लो किसी ने अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल लेने के बाद में क्या है, व्यक्ति लड़खड़ा के चलता है, मतलब ठीक है, तो उससे क्या है, वो अपना नियंत्रण खो देता है। तो वो कहाँ से खोता है? वो अपना पश्चिम मस्तिष्क से अपना नियंत्रण खो देता है। और उसका संतुलन कौन बनाता है? उसका संतुलन ये पश्चिम मस्तिष्क ही इसका संतुलन बनाता है। ठीक है, शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। जैसे अल्कोहल पीने के बाद व्यक्ति लड़खड़ा कर चलता है, क्यों चलता है? क्योंकि उसका क्या है, ये अनुमस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है। मैंने बताया ना, पश्चिम मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क भी इसका एक भाग है। ठीक है, तो ये क्या है, कार्य करना बंद कर देता है जब अल्कोहल लेते हैं, जिससे कि व्यक्ति लड़खड़ा कर चलता है अल्कोहल में। ठीक है, ये ऐच्छिक मांसपेशियों का नियंत्रण करता है। ऐच्छिक मांसपेशियां कौन सी होती है? जो हमारे स्वयं के द्वारा नियंत्रित हो, और अनैच्छिक मांसपेशियां वो होती हैं जो हमारे द्वारा नियंत्रित नहीं हो। जैसे हम अनियंत्रित की लेते हैं, जैसे दिल की धड़कन, अभी से हम नहीं रोक सकते, तो ये क्या है? अनैच्छिक मांसपेशियां हो गई। उबासी आना, जो भी हम इन्हें नहीं रोक सकते, ये अनैच्छिक वो हो गए कार्य थे, या मांसपेशियां हो गई। ठीक है, और अभी हम जैसे ये ले लिया, अब ऐच्छिक हो गया। अब जैसे ये हो गया, अब मैं इसको हाथ को हिला पा रहा हूँ, किस वजह से? ये मेरा कंट्रोल है, तो ये मेरी ऐच्छिक मांसपेशियां हो गई। ठीक है, तो ये ऐच्छिक मांसपेशियों का नियंत्रण करता है, जो हम स्वयं के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। अब अनुमस्तिष्क और पोन्स तथा मेडुला ऑब्लांगेटा एक ही अक्ष में होते हैं, मतलब ये तीनों क्या है, एक ही अक्ष में स्थित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे ब्रेन स्टीम कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिए, जब ब्रेन स्टीम किसे कहा जाता है, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप क्या कहें? अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा जब एक ही अक्ष में स्थित होते हैं, एक ही अक्ष में, जैसे
जैसे एक अक्ष में ले लेता हूँ मैं, जैसे ये अनुमस्तिष्क हो गया, पोन्स हो गया और मेंडुला ऑब्लांगेटा हो गया, और ये तीनों क्या है, एक ही अक्ष में, ये तीनों क्या है, एक ही अक्ष में स्थित है। तो इसे क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम। इसे ब्रेन स्टेम कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम पोन्स पढ़ते हैं। ये हमने मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बारे में पढ़ लिया है, तो अनुमस्तिष्क भी हो गया है। अब हम पढ़ेंगे पोन्स के बारे में। भाई इसका पश्चिम मस्तिष्क का भाग पोन्स, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। आप इसे उतार लीजिए। तो इसमें पश्चिम मस्तिष्क में हम पोन्स पढ़ेंगे। पश्चिम मस्तिष्क में कौन सा, पहले हमने अनुमस्तिष्क, वो पश्चिम मस्तिष्क में पहला वो हमने उसके बारे में पढ़ा था, अनुमस्तिष्क के बारे में। सेकंड हम पढ़ेंगे पोन्स क्या होता है, पोन्स। ठीक है, पोन्स। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है, मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग ये पोन्स है। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग हो गया क्या है, मस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग हो गया। और इसमें न्यूमेटिक केंद्र पाए जाते हैं। पोन्स में क्या होता है, न्यूमेटिक केंद्र पाए जाते हैं जो श्वसन का नियमन करते हैं। ठीक है, वो भी मैं लिख देता हूं इसमें। पोन्स में न्यूमेटिक केंद्र पाया जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो श्वसन का क्या करता है, श्वसन की क्रिया का। ठीक है, जो हमारी श्वसन की क्रिया है उसका क्या करता है, नियमन करता है। श्वसन की क्रिया का नियमन करता है। ठीक है, ये पोन्स हो गया। अब ये हमारा पश्चिम मस्तिष्क का सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब पश्चिम मस्तिष्क का हम कौन सा पॉइंट लेंगे, तीसरा पॉइंट लेंगे, मेंडुला ऑब्लांगेटा। अब हम मेंडुला ऑब्लांगेटा के बारे में, पोन्स हमने पढ़ लिया, सबसे छोटा भाग हो गया ये मस्तिष्क का। और क्या है ये न्यूमेट्रिक, इसमें क्या है, न्यूमेट्रिक केंद्र पाया जाता है जो श्वसन की क्रिया का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो ये उतार लीजिए पोन्स। तो अब इसका हम थर्ड पॉइंट मेंडुला ऑब्लांगेटा पढ़ते हैं। मेंडुला ऑब्लांगेटा देखिए इसके क्या क्या कार्य हैं। तीसरा पढ़ते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, मेंडुला ऑब्लांगेटा कौन सा भाग होता है, अभी मैंने बताया आपको। ये पश्चिम मस्तिष्क का, ये जो हमारे पीछे उभार वाला भाग पाया जाता है, इसे ही मेंडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। ठीक है, ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग हो गया, तीसरा पॉइंट। ठीक है, ये मस्तिष्क का सिर के पीछे का उभार वाला भाग, ये मैंने आपको बता दिया है। इसका ये क्या है, ये मस्तिष्क का, इसे छोटा मस्तिष्क क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये नींद से जगाने का कार्य करता है। ये नींद से जगाने का कार्य भी करता है। ठीक है, तो इसके बारे में एक पॉइंट अपन लिख लेते हैं। जैसे क्या, यह मस्तिष्क, यह मस्तिष्क या सिर, यह मस्तिष्क या सिर के पीछे का उभार, ये पीछे का उभार वाला भाग है। ठीक है,
और इसे क्या है, छोटा मस्तिष्क कहा जाता है, इसे छोटा मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। और ये नींद से जगाने का कार्य करता है, ठीक है। तो इसका ये पॉइंट ले लेते हैं हम। ये क्या है, ये इसे छोटा मस्तिष्क, इसे छोटा मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। इसे छोटा मस्तिष्क कहा जाता है, इसे छोटा मस्तिष्क कहा जाता है और नींद से जगाने का कार्य करता है, ठीक है। और यह नींद से जगाने का कार्य करता है। और ये नींद से जगाने का कार्य करता है, जैसे हम गहरी नींद में चल जाते हैं तो उस समय हमारा ये कार्य नहीं करता, लेकिन ये जब लेकिन अचानक कोई घटना होती है तो उसको तो उस समय अपने नींद से जगाने का कार्य ये करता है। अचानक से कोई भी, मान लो कुछ भी चीज़, या मतलब आप सो रहे हैं तो उस समय कोई चीज़, खिड़की खटखटाई या कोई चीज़ गिरी, तो उस समय अचानक से हमारे क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो उस समय ये हमारा ये कार्य मेंडुला ऑब्लिगेटा कार्य करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, मेंडुला ऑब्लिगेटा हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनका नियमन करता है। अनैच्छिक की कौन कौन सी क्रिया होंगी? अनैच्छिक मैंने बताया, जैसे जो हमारे द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती है, जैसे हमारे दिल की धड़कन हो गई, उबासियाँ हो गई, ठीक है। ये रक्तदाब हो गया, जो श्वसन की प्रक्रिया हम जो सांस ले रहे हैं, इसे भी हम नियंत्रित नहीं कर सकते। हाँ, कुछ सेकंड्स के लिए हम रोक सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होगी, और ये किसके द्वारा? मेंडुला ऑब्लिगेटा के द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो इसका अगला पॉइंट क्या लिख लेते हैं? अगला पॉइंट है ये क्या? अनैच्छिक ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी हो गई। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हृदय धड़कन, ठीक है। जैसे हृदय धड़कन हो गई, उसको भी हम नियंत्रित नहीं कर सकते, तो वो अनैच्छिक में आ गई। और अनैच्छिक में और कौन कौन सी आती है? रक्तदाब, जैसे हमारा ये अंदर का जो रक्तदाब है, उसे भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो रक्तदाब हो गया, रक्तदाब जैसे, या आप जैसे उल्टी बोल सकते हो, उसे भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो अनैच्छिक क्रियाओं में आ गई है, ठीक है। उल्टी, और जैसे डायरिया या रोंगटे जब हम ये हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो इसे भी अब ये क्या है, अपने आप ही ये प्रक्रिया अपने आप ही होती है, अपन इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, तो ये भी इसमें अनियंत्रित क्रिया में आ गई, ठीक है। तो इस रोंगटे खड़े होना और पाचन जैसे, ठीक है। तो पाचन का, जैसे ये खाना पचता है तो उसे भी हम नियंत्रित नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी अनैच्छिक क्रिया में शामिल है। जैसे पाचन हो गया, ठीक है। और उत्सर्जन, पाचन व उत्सर्जन, ठीक है। उत्सर्जन हो गया, उत्सर्जन की क्रिया, नेक्स्ट क्या हो गया? नेक्स्ट उबासियाँ डकार, जैसे उबासियाँ डकार, ये इन्हें भी हम नियंत्रित नहीं कर सकते। उबासी हो गई, डकार हो गई,
हिचकी हो गई, ठीक है, हिचकी, और इसमें इतनी और भी आदि, इसमें और भी आदि शामिल हैं क्रियाएं, अनुचित क्रियाएं, ठीक है। तो ये हमारा मेंडुला ऑब्लिगेटा कार्य इस प्रकार से कार्य करता है। और ये मेंडुला ऑब्लिगेटा क्या करता है, जब व्यक्ति कोमा या जैविक मृत्यु हो जाती है, जिसे हम जैविक मृत्यु कहते हैं, जब कोमा में चल जाता है, तो उस समय हमारा सिर्फ एक ही भाग कार्य करता है और वो हमारा मेंडुला ऑब्लिगेटा कार्य करता है। इसलिए इस वजह से ये भी हम इसे छोटा मस्तिष्क कहते हैं। जब व्यक्ति कोमा या जैविक मृत्यु हो जाती है तो उसका सिर्फ दिल की धड़कनें ही चालू रहती हैं या क्रिया करती है, तो उस क्रिया का नियमन कौन करता है, ये मेंडुला ऑब्लिगेटा ही कार्य उसका नियमन करता है। इसलिए इसे छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कोमा या जिसे जैविक मृत्यु, कोमा या जैविक मृत्यु की अवस्था में केवल मेंडुला ऑब्लिगेटा कार्य करता है। कोमा या जैविक मृत्यु की अवस्था में केवल कौन सा भाग कार्य करता है, मेंडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है, ऑब्लिगेटा कार्य अवस्था में केवल मेंडुला ऑब्लिगेटा कार्य करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा मेंडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया है, ये सिर के पीछे का उभार वाला हो गया, छोटा मस्तिष्क हो गया, नींद से जगाने का कार्य हो गया, अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है, हृदय धड़कन, रक्तदाब, उल्टी, डायरिया, रोंगटे खड़े होना, पाचन व उत्सर्जन की क्रिया, उबासी, डकार, हिचकी आदि इसमें क्या है, इस क्रिया में, अनैच्छिक क्रिया में शामिल हो गई। कोमा, जैविक मृत्यु में सिर्फ कौन सा भाग कार्य करता है, हमारा सिर्फ मेंडुला ऑब्लिगेटा कार्य करता है, जो दिल की धड़कनों को नियंत्रित करता है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, लिख लीजिएगा इसे, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे मस्तिष्क में कौन कौन सी झिल्लियां पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है मस्तिष्क में, है? मस्तिष्क में 3 झिल्लियां पाई जाती है, मैंने आपको बताया था। तो मस्तिष्क में पॉइंट लिख लेते हैं हम। मस्तिष्क पर पाई जाने वाली, ठीक है, मस्तिष्क पर पाई जाने वाली झिल्लियां, मस्तिष्क पर पाई जाने वाली झिल्लियां मैंने आपको बताई थी, ड्यूरा मैटर, अरेकेनोइड, और कौन सी तीसरी कौन सी बताई थी मैंने आपको, कौन सी बताई थी आप? बताओ तीसरी कौन सी? तीसरी होगी पायरामीटर, ठीक है। तो इन तीनों झिल्लियों को के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हमारे मस्तिष्क पर 3 झिल्लियां पाई जाती है, 3 लेयर पाई जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली लेयर, जैसे ये हमारी पहली लेयर होगी, मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ किस प्रकार से। जैसे ये सेकंड लेयर हो गई झिल्ली की, और ये थर्ड लेयर हो गई, ठीक है। तो ये हमारी 3 झिल्लियां हो गई, ठीक है। तो अब इसमें पहली कौन सी होगी?
पहली हो गई ड्यूरामेटर, बीच वाली एक एरेकेनोइड, और पायरामीटर, ये झिल्लियाँ हो गई, 3 झिल्लियाँ हो गई। ठीक है, तो मैं इनके नाम लिख देता हूँ। ये हो गई कौन सी, ड्यूरामेटर, और इसे डी भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको, जैसे डी ए और पी, एरेकेनोइड, ठीक है, एरेकेनोइड, पायरामीटर, ये हो गई पायरामीटर। इसे आप इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, DAP, ड्यूरामीटर, एरेकेनोइड, ठीक है, और पायरामीटर। ठीक है, ये 3 झिल्लियाँ हो गई। और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें सीरम पाया जाता है। जैसे इसमें इन ड्यूरामीटर और एरेकेनोइड के बीच में कौन सा सीरम, ये सीरम पाया जाता है, जिसे सीरम या द्रव बोल सकते हो, जिसे हम सीरम कहते हैं, सीरम द्रव, ये हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया। और इसमें भी क्या पाया जाता है, इसमें CFC पाया जाता है, जिसे CFC को क्या बोलते हैं, उसे प्रमस्तिष्क मेरुद्रव कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ CSF, ठीक है, जिसे प्रमस्तिष्क मेरुद्रव कहते हैं, प्रमस्तिष्क, जिसे प्रमस्तिष्क मेरुद्रव, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये भी, यहाँ पे भी ये द्रव पाया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया, इसे भी प्रमस्तिष्क मेरुद्रव कहते हैं। इसे, ये सीरम हो गया, इसमें सीरम हो गया। ठीक है, ये 3 झिल्लियाँ हो गई मस्तिष्क पे हमारे। ठीक है, और अब इसके बीच में ये जो ड्यूरामेटर और एरेकेनोइड के बीच में ये जो अवकाश है, उसे सबड्यूरल अवकाश कहा जाता है। ठीक है, इसे सबड्यूरल अवकाश कहा जाता है, और इसे सब एरेकेनोइड अवकाश कहा जाता है, एरेकेनोइड और पायरामीटर के बीच में। ठीक है, तो इसका मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक, इसे क्या बोलते हैं, इनके बीच के स्थान को बोलते हैं हम इसे बोलते हैं सबड्यूरल अवकाश। ठीक है, आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछ सकता है, ड्यूरामीटर और एरेकेनोइड झिल्ली के बीच में कौन सा के अवकाश को, बीच के अवकाश को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे सबड्यूरल अवकाश कहते हैं। ये ड्यूरामीटर झिल्ली हो गई, ये झिल्ली हो गई, एरेकेनोइड झिल्ली, और ये भी पायरामीटर झिल्ली हो गई। ठीक है, और अब इसके बीच के अवकाश को क्या बोलते हैं, इसके बीच के अवकाश को सब एरेकेनोइड अवकाश कहते हैं। ठीक है, तो इसे भी मैं ये, ठीक है, इसे बोलते हैं सब एरेकेनोइड, इसे सब एरेकेनोइड अवकाश, इसे सब एरेकेनोइड अवकाश कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये ठीक है, ये हो गया। और अब ये CSF, ये प्रमस्तिष्क मेरुद्रव, इसमें कितना द्रव पाया जाता है, ये 150 ml के लगभग पाया जाता है इसमें। ठीक है, जैसे इसमें मैं लिख देता हूँ, ये इसकी मात्रा कितनी होती है, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव की मात्रा होती है 150 ml के लगभग। ठीक है, और इसमें प्रमस्तिष्क मेरुद्रव में इसका निर्माण कितना होता है, 24 घंटे में इसका निर्माण होता है 500 ml। तो आपका ये पूछेंगे कि इसका निर्माण 24 घंटे में 500 ml होता है, लेकिन इसकी मात्रा 150 ml ही क्यों है इसमें,
वो इस वजह से है, जैसे इसका निर्माण जैसे अपन जैसे कार्य कर रहे हैं तो उससे क्या है, घर्षण हो रहा है, और घर्षण में क्या है, पर वो उसके में घर्षण को कम करने के लिए उसका यूज़ भी हो रहा है, और वह काम में भी आ रहा है। इस वजह से क्या है, वो इसका बैलेंस बना रहता है, और इसमें 150 ml ही रहता है, और इसका ठीक है, ये इसका 24 घंटे में 24 आवर्स में निर्माण, इसका 24 घंटे में निर्माण कितना होता है, 24 घंटे में निर्माण 500 ml, ठीक है। तो 24 घंटे में ये हो गया 500 ml इसका निर्माण हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद में ये क्या करते हैं, सबड्यूरल अवकाश और अरे ये सीरम द्रव और प्रमस्तिष्क मेरुद्रव, ये आंतरिक भागों की रक्षा करते हैं, ठीक है। जिसे इसमें क्या है, द्रव पाया जाए जिससे कि घर्षण ना हो, इस ये ठीक है। और मैं इसका पॉइंट लिखवा देता हूँ, जैसे ये आंतरिक भागों की रक्षा करते हैं, ठीक है। ये आंतरिक भागों की रक्षा करते हैं। तो आप पेपर मस्तिष्क में पाई जाने वाली झिल्लियाँ, इनको इस प्रकार से ये डायग्राम बनाइएगा और इसी प्रकार से आप समझिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप देखिएगा। मैं इसे मिटा देता हूँ। अब इसके बाद में हम मेरुरज्जु पढ़ेंगे। मेरुरज्जु कहाँ पाई जाती है, हमारे कौन से स्थान पे पाई जाती है मेरुरज्जु? मेरुरज्जु भी हमारे पीछे पर पश्चिम मस्तिष्क के पास में पाई जाती है मेरुरज्जु, जो ठीक है, ये मेरुरज्जु हो गई, ठीक है। और मेरुरज्जु की लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई जो है 50 सेमी, इसकी लंबाई 50 सेमी होती है। और इसका भार कितना होता है? इसका भार जो है 35 ग्राम होता है। इसकी लंबाई 45 सेमी, भार 35 ग्राम, ठीक है। और मेरुरज्जु को क्या, इसे ब्रेन का असिस्टेंट भी कहते हैं। बता सकते हैं क्यों कहते हैं ब्रेन का असिस्टेंट? ब्रेन का असिस्टेंट इसलिए कहते हैं, जब वर्क कोई चीज़ सीख लेते हैं तो उस सीखने के बाद में वो क्रिया हम कहाँ से संपन्न होती है? वो क्रिया मेरुरज्जु से संपन्न होती है। जैसे आपने गाड़ी सीख रहे हैं, तो गाड़ी सीखते वक्त उस समय तो हमारा मस्तिष्क कार्य करता है, लेकिन जब हम गाड़ी सीख लेते हैं, जब हमें अच्छी तरह से गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, तो उस समय हमारा मस्तिष्क कार्य करना कार्य नहीं करता। उस समय वो क्रिया कहाँ से संपन्न होती है? वो कार्य संपन्न होता है मेरुरज्जु से, क्योंकि वो हमारे वहाँ सेव हो जाती है वो मेमोरी मेरुरज्जु, तो वहाँ से ही उसका कार्य संपन्न होता है। इसलिए इसे क्या असिस्टेंट कहते हैं, किसका? मस्तिष्क का, ठीक है। इसे ब्रेन का असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट कहते हैं। इसे ब्रेन का असिस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। और जब मस्तिष्क, मैंने आपको बताया, जब कोई क्रिया सीख लेता है तो उसके कहाँ से संपन्न होती है? सिर्फ उस समय वो मेरुरज्जु से ही क्रिया संपन्न होती है सीखने के बाद में। जब कोई कार्य हम सीखते रहते हैं तब तो मस्तिष्क कार्य करता है, लेकिन जब वो क्रिया सीख लेते हैं तो वो क्रिया यहीं से ही संपन्न होती है। जैसा इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे कोई नेता है तो उसके असिस्टेंट भी होते हैं। जब वो कोई कार्य करते हैं तो वो खुद के द्वारा करते हैं, लेकिन जब वो कार्य हो जाता है तो उसके द्वारा उसका देख रेख या उसका जो भी पेपर वर्क होता है वो कौन संभालते हैं? उनके असिस्टेंट ही संभालते हैं। तो ये भी उसी प्रकार से मेरुरज्जु आप समझ सकते हैं, ठीक है।
तो इसे ब्रेन का असिस्टेंट कहा जाता है। और इसे क्या, ये मस्तिष्क, और मैंने आपको बताया कि मस्तिष्क जिन क्रियाओं को सीख लेता है, उन क्रियाओं का नियमन मेरुरज्जु करता है। ठीक है, उन क्रियाओं का नियमन उन क्रियाओं का नियमन कौन करता है? मेरुरज्जु। ठीक है, उन क्रियाओं का नियमन मेरुरज्जु करता है। और प्रतिवर्ती क्रिया का भी नियमन करता है। प्रतिवर्ती क्रिया आपने पढ़ी होगी, क्रिया की प्रतिक्रिया। जैसे ठीक है, जैसे कोई बॉल है तो हम उसे छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ गति करती है, लेकिन वह जब दोबारा टकरा के ऊपर आती है तो वह क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो या आप इसे मेरुरज्जु के द्वारा अगर सीखें तो जैसे किसी ने क्या है, जैसे बॉल फेंक रहे हैं तो पहले पीछे की तरफ क्या हुई क्रिया, फिर उसके बाद में आगे की तरफ करते हैं तो है उसकी प्रतिक्रिया होगी। तो इसका भी नियमन कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। तो क्या है? प्रतिवर्ती, जैसे या दोबारा कोई चीज करना और दोबारा वह पीछे की तरफ रिवर्स होना, क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियमन करता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती क्रिया एक तो दो प्रकार की होती है, एक तो कपालीय प्रतिवर्ती क्रिया और एक मेरु प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, ये प्रतिवर्ती भी क्रिया दो प्रकार की होती है, तो हम देख लेते हैं। आप इसे उतार लीजिए, पहले हम देखते हैं कौन कौन सी होती है क्रिया। इसे उतार लीजिएगा। मेरुरज्जु में लंबाई, भार और ये ब्रेन का असिस्टेंट और मस्तिष्क क्रियाओं को सीख लेता है। इन क्रियाओं का नियमन मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। ये मैंने क्रियाओं का नियमन मेरुरज्जु करता है। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिएगा, अच्छे नोट्स बनाते रहिएगा। मैं आपको इनके नोट्स बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको क्लासों में। बस आप अच्छी एक बुक कॉपी बनाइए और उसमें लिखिए, और एग्ज़ाम टाइम में आप क्विकली से रिवीजन करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और ठीक है, और लाइक भी कर लें। अगर ये आपको अच्छे लगे मेरे क्लास तो लाइक भी कीजिएगा। तो आप इसे उतार लीजिए। अब हम पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, इसके मिटा देते हैं। मेरुरज्जु में ही चल रहा है प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, जैसे प्रतिवर्ती क्रिया एक पहली कौन सी है? पहली है कपालीय प्रतिवर्ती क्रिया। और सेकंड कौन सी है? सेकंड है मेरु प्रतिवर्ती क्रियाएं। मेरु प्रतिवर्ती क्रिया। ये हो गई, ये कपालीय प्रतिवर्ती क्रिया हो गई और मेरु प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, अब कपालीय प्रतिवर्ती क्रिया कौन सी होती है? वे प्रतिवर्ती क्रिया जो मस्तिष्क से संपन्न हो। ठीक है, हमारी जो मस्तिष्क है उससे अगर क्रिया संपन्न होती है तो वह कपालीय प्रतिवर्ती क्रिया होती है, और वह प्रतिक्रिया जो मेरुरज्जु से संपन्न हो वो को मेरु प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने आपको बताया, जब हम सीख रहे होते हैं कोई भी कार्य तो उस समय हमें कपालीय प्रतिवर्ती क्रियाएं
द्वारा संपन्न होता है वो कार्य, और जब हम कोई कार्य सीख लेते हैं तो उसके बाद में मेरु प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा ये कार्य संपन्न होता है। तो इसमें पहला पॉइंट हम लेते हैं, जैसे वे प्रतिवर्ती क्रियाएं जो कहाँ से संपन्न हो, मस्तिष्क से संपन्न हो, मस्तिष्क से संपन्न हो। ठीक है, मेरु प्रतिवर्ती क्रिया कौन सी होती हैं, वे प्रतिवर्ती क्रियाएं जो मेरु रज्जु से संपन्न हो, ठीक है। और इसमें तत्कालीनता नहीं होती, और जैसे कपाली तंत्रिकाओं में क्या है, तत्कालीनता नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो कार्य हम सीख रहे हैं, इसलिए उसमें इतनी तत्कालीनता नहीं होती उस कार्य के अंदर। लेकिन अगर कोई हम कार्य सीख लेते हैं तो वो क्या होती है, उसमें तत्कालीनता भी आ जाती है, क्योंकि वो कार्य हमने सीख लिया है, इसलिए उसमें तत्कालीनता होती है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कपालीय प्रतिवर्ती क्रिया का, ये इसके दो भाग हैं। ठीक है, इसमें तत्कालीनता नहीं होती, इसमें तत्कालीनता नहीं होती है, और इसमें तत्कालीनता होती है। इसमें तत्कालीनता होती है। ठीक है, तो ये हो गई है कपाली प्रतिवर्ती क्रियाएं, मेरु प्रतिवर्ती क्रियाएं हो गई है जो मस्तिष्क से संपन्न हो, कपाली, और वे प्रतिक्रिया क्रिया जो मेरुरज्जु संपन्न हो, मेरु प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, तो हमने प्रतिवर्ती क्रिया ये हमने पढ़ ली है। और तो अब हम पढ़ेंगे मेरु प्रतिवर्ती क्रिया भी दो भागों में बटी हुई होती है। इसके भी दो भाग हैं, एक तो प्रतिबंधित मेरु प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है, और एक अप्रतिबंधित मेरु प्रतिवर्ती क्रिया। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो आप इसे उतार लीजिएगा। अब मेरु प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पढ़ते हैं, उतार लीजिए इसे। इसी प्रकार से नोट्स बनाते रहिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और काफ़ी आसानी से आप क्वेश्चनों को एग्ज़ाम टाइम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अब हम लेते हैं मेरु प्रतिवर्ती क्रिया। मेरु प्रतिवर्ती क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक तो कौन सी होती है, एक तो प्रतिबंधित मेरु, एक तो प्रतिबंधित मेरु प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, सेकंड कौन सी होगी, अप्रतिबंधित मेरु प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, और वे प्रतिवर्ती क्रिया जिनमें तत्कालीनता हो लेकिन सीखने की आवश्यकता नहीं हो, वह अप्रतिबंधित, तो उसमें कोई प्रतिबंधित नहीं होता है। लेकिन प्रतिबंधित मेरु प्रतिवर्ती क्रिया में वह क्रिया सीखने की क्या हो, जिसमें तत्कालीनता हो लेकिन पहले सीखने की आवश्यकता हो, तो वह प्रतिबंधित मेरु प्रतिवर्ती क्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो ये इसके मेरु प्रतिवर्ती क्रिया के दो हो गए, प्रतिबंधित और अप्रतिबंधित। तो अब इसमें पहला पॉइंट क्या बोलता है,
वे प्रतिवर्ती क्रिया, वे प्रतिवर्ती क्रियाएं जिनमें तत्कालीनता हो, उनमें तत्कालीनता हो, लेकिन सीखने की जिनमें सीखने की आवश्यकता हो, लेकिन पहले सीखने की आवश्यकता हो। जैसे गाड़ी चलाना, ड्राइविंग, स्विमिंग, डांसिंग, इनमें क्या है, इसमें तत्कालीनता तो होती है, लेकिन क्या पहले सीखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो प्रतिबंधित मेरु प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। जैसे आप स्विमिंग करना, डांसिंग, गाड़ी चलाना, ड्राइविंग, ये क्या है, ये इनको पहले क्या है, सीखने की आवश्यकता होती है, तत्कालीनता होती है इनमें। लेकिन जैसे एकदम से आपने गाना चला, डांस करना शुरू कर दिया, तो उसमें आपने तत्कालीनता तो करी, लेकिन पहले क्या है, आपने पहले उसे सीखा होगा, तो वो क्या है, उसमें प्रतिबंधित मेरु प्रतिवर्ती क्रिया में आ जाएगी। लेकिन अप्रतिबंधित मेरु प्रतिवर्ती क्रिया कौन सी होती है, उसकी बात करते हैं। तो इसके तो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, एग्जाम्पल ये हो गए स्विमिंग, पहला स्विमिंग हो गया, फिर सेकंड डांसिंग, और स्विमिंग, डांसिंग, और फिर गाड़ी चलाना। ये हो गए इसके प्रतिबंधित मेरु प्रतिवर्ती क्रिया के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, वे प्रतिवर्ती क्रिया जिनमें तत्कालीनता हो, लेकिन पहले सीखने की आवश्यकता हो। ठीक है, इनमें तत्कालीनता है, लेकिन पहले सीखने की आवश्यकता है, ये प्रतिबंधित मेरु प्रतिवर्ती क्रिया में आ जाएंगी। और इसके बाद में हम ये अप्रतिबंधित मेरु प्रतिवर्ती क्रिया की बात कर लेते हैं। तो इसमें वे प्रतिवर्ती क्रियाएं, जिनमें क्या तात्कालीनता हो, लेकिन पहले क्या सीखने की आवश्यकता नहीं हो, आवश्यकता नहीं हो। जैसे इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कौन कौन सी होगी। जैसे टांग पर टांग डाल के, जैसे आप टांग कभी बैठते हैं तो उस टांग पर टांग डाल के बैठते हैं और टांग को हिलाते हैं, तो ये आपको किसी ने सिखाया नहीं, ठीक है, ना इससे सीखने की आवश्यकता है। तो ये किससे अप्रतिबंधित मेरु प्रतिवर्ती क्रियाओं में शामिल है। ठीक है, तो टांग पर टांग रख कर क्या करना, टांग को हिलाना, टांग पर टांग रखकर टांग को हिलाना। तो ये क्रिया भी किसी ने, या इसे सीखने की आवश्यकता नहीं है ये। ठीक है, तो ये प्रतिबंधित मेरु प्रतिवर्ती क्रिया में आ गई है। और जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे नुकीली चीज़ आपके, मान लो कोई सुई चुभ गई, तो आपको उस तुरंत क्या है, अपना हाथ हटा लेंगे, या बच्चा भी होता है या बड़े भी होते हैं, तो वो क्या तुरंत अपनी किसी भी नुकीली चीज़ पे पड़ते ही वो तुरंत हाथ हटा लेते हैं। तो वो क्या है, वो उसमें क्या सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, या गर्म वस्तु पर हाथ लगने पर एकदम से हाथ हट जाना। तो ये क्रिया भी क्या है,
अप्रतिबंधित मेरु प्रतिवर्ती क्रिया है, क्योंकि इसमें पहले सीखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा नुकीली वस्तु। नुकीली वस्तु से हाथ हटाना। ठीक है, और क्या हो गए, गर्म वस्तु से हाथ हटाना। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो ये मेरु प्रतिवर्ती क्रिया हो गई और इसके प्रतिबंधित और अप्रतिबंधित दो इसके पॉइंट हो गए, जिसमें मैंने आपको बताया पहले सीखने की आवश्यकता है इसमें, और इसमें पहले सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ये अप्रतिबंधित में चले जाती हैं वो क्रियाएं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी। तो